नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जिसने कभी दुनिया को कहा था कर्ज में डूबोगे तो डूब जाओगे, आज वही देश खुद कर्ज में आकंठ धंस चुका है, यानी नाक तक कर्ज में डूब चुका है। लेकिन अगर इसे आसान भाषा में भी कहें तो कर्ज उसके सिर के पार चला गया है और हर बीतते दिन के साथ यह कर्ज बढ़ता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि बात पाकिस्तान की हो रही होगी, या बात वेनेजुएला की हो रही होगी, या बात श्रीलंका की हो रही होगी, या बात ऐसी किसी थर्ड वर्ल्ड की कंट्री की हो रही होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां बात हो रही है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की, जो कर्ज की दलदल में बुरी तरीके से धंस चुका है। सवाल यह, क्या ये वही सुपर पावर है जो दुनिया को चलाना चाहता है? क्या ये वही अमेरिका है जो बाकी देशों की इकोनॉमी पर ज्ञान झाड़ता है, भाषण देता है? या फिर यह हकीकत है कि अमेरिका बाहर से चमकदार और अंदर से खोखला हो चुका है? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद आज अमेरिका पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आज की डिबेट इसी खास मुद्दे पर एक बड़े पैनल के साथ, दुनिया भर को टैरिफ का ज्ञान देने वाला, आर्थिक ताकत का पाठ पढ़ाने वाला, दूसरों को कर्ज में डूबे होने का ताना देने वाला सुपर पावर अमेरिका आज अपने ही कर्ज के बोझ तले करा रहा है। जी हां, $37 ट्रिलियन। सुनकर ही दिमाग चकरा जाएगा। इतनी बड़ी रकम है कि गिनते गिनते पीढ़ियां गुजर जाएं, जनरेशंस खत्म हो जाएं। और ये वही अमेरिका है जिसने कभी दुनिया को कहा था कर्ज में डूबोगे तो डूबते चले जाओगे। लेकिन आज वही देश खुद कर्ज में आकंठ डूब चुका है। क्या ये वही सुपर पावर है जो दुनिया को चलाता है? क्या ये वही अमेरिका है जो बाकी देशों की इकोनॉमी पर भाषण देता है, ज्ञान झाड़ता है? या फिर यह हकीकत है कि अमेरिका बाहर से चमकदार और अंदर से बिल्कुल खोखला साबित हो चुका है? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद अगर अमेरिका की इकोनॉमी पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वाकई अब अमेरिका इकोनॉमिक पावर नहीं बल्कि कर्ज वाला पावर बन गया है? और क्या आने वाले वक्त में अमेरिका सुपर पावर से सुपर डेटर कहलाएगा, क्योंकि इसका डेट इतना बढ़ गया है? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। पिछले 48 दिनों में देश का कर्ज 86 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। कुल कर्ज 3205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। देश की जीडीपी का 124% कर्ज हो चुका है। देश अपने बजट का 14% हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए खर्च कर रहा है, जो सामाजिक सुरक्षा के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च है। $37 ट्रिलियन का कर्ज ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो आईना है जो दिखाता है कि चमकदार दिखने के चक्कर में अमेरिका अंदर से कर्ज के बोझ तले खोखला हो गया है। दुनिया को आर्थिक समझ पर ज्ञान देने वाला अमेरिका अब अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की जुगत लगा रहा है, और उस जुगत का नाम है टैरिफ। सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में यह कर्ज अमेरिकी ताकत को कमजोर कर सकता है, या फिर अमेरिका अपनी पुरानी चालों से एक बार फिर दुनिया को गुमराह कर खुद की आर्थिक शक्ति को बचा सकता है? आज अमेरिका पर उसकी जीडीपी के 124% के बराबर कर्ज है, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था रही है, कर्ज उससे ज्यादा हो चुका है। कर्ज में डूबा अमेरिका आज कहां पहुंचा है, एक ग्राफ को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 1970 में जीडीपी का 40% कर्ज हुआ करता था। 1980 में, जरा फुल स्क्रीन देखते हैं इसको, 1980 में 30% का लगभग कर्ज हुआ करता था। 1995 में बढ़कर ये 64% के पार चला गया, लेकिन साल 2000 में नीचे आया लगभग 50% के करीब। 2005 में एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और 61% से ज्यादा का कर्ज हो गया। 2010 में ये 100% को पार कर गया। 2015 में 106% हो गया टोटल जीडीपी का कर्ज। 2020 में 132.81% पहुंच गया, जो कि अब तक का सबसे उच्चतम स्तर बताया जाता है। और 2025 में 124%, जो कि कुछ दिन पहले तक 120% के आसपास रहा, लेकिन अब ये फिर से धीरे धीरे चढ़ने लगा है, जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं।
तो क्या अमेरिकी इकोनॉमी का बुलबुला फूट चुका है या एक सामान्य बात है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल अभय कार्की, रक्षा विशेषज्ञ हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही है, नेता रिपब्लिकन पार्टी। और मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले वोरा सर से शुरुआत करता हूं। वोरा सर, सीधा और सिंपल सा सवाल, क्या एक बड़ी डेट इकोनॉमी बन चुका है अमेरिका, और अमेरिका पर आज के दौर पर प्रेशर भी बहुत है क्योंकि उनको हर साल लगभग $2 ट्रिलियन का कर्ज वापस भी देना होता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। आपने इतने और विशेषज्ञों को बुलाया, मेरी क्या जरूरत है। मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। क्योंकि मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है, मेरे कुछ मित्र शिकागो में रहते हैं जी। और कल, मैडम को भी मालूम होगा, कई दर्जन लोग या मारे गए हैं या घायल हुए हैं। अनरिलेंटिंग गन वायलेंस, इट्स अ डिस्टर्ब्ड सोसाइटी है सर। आप तो उसके डेट की बात कर रहे हैं, मैं सोशल ईथॉस अमेरिका, इट्स अ कंट्री आई लव। मैंने 3 साल वहां पोस्टिंग की है, मेरे दोनों बच्चे वहां रहते हैं, माय ग्रैंड डॉटर्स आर देयर। लेकिन बीमार है वो सोसाइटी, बंदूक उठा के सोल्यूशन ढूंढते हैं। और फिर अब जो इस समय अमेरिका का भविष्य तय करने का श्रेय जिसे मिला है मैकडोनाल्ड ट्रंप, आई डोंट थिंक ही केयर्स। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है सर, सुन लीजिएगा इसको, और इसमें बहुत से डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट, जनरल्स हैं। और एक बहुत जानकार रिटायर्ड अमेरिकन डिप्लोमेट ने लिखा है, एम्बेसडर, कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप है। आप मानिए ना मानिए, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। वो कह रहे हैं जिस प्रकार से ही जस्ट डजंट सीम टू बी कंसर्न क्या हो रहा है। एक अखबार लिखता है कि जो शंघाई कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकी 3 दुनिया की महाशक्तियों से पंगा लिया। कौन सी 3? भारत, रूस और चीन। वो अकेला पड़ गया है। सो दीज आर द इशू। और डेट बढ़ता जा रहा है सर। अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आदत है टू बी नंबर 1। आप पैसा कमाइए, आप अमेरिका को दीजिए, अमेरिका ऐश करेगा, जब टाइम होगा आपको वापस कर देंगे। नहीं तो मैं और डॉलर नोट छापूंगा। लेकिन अगर रिजर्व करेंसी जो है और डॉलर के नोट छापते जाएंगे, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, फिर इन्फ्लेशन देखती है कितना बढ़ता जाता है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो अपने डेट ट्रैप में फंस गया है। चाइना तो दूसरे देशों को डेट ट्रैप में फंसाता है। वो बेल्ट एंड रॉब सॉरी बिल्क एंड रॉब नहीं, बेल्ट एंड व्हाटएवर इनिशिएटिव में फंसाता है, डेट ट्रैप। ये अपने आप फंस गया है। इतने बुद्धिमान लोग हैं वहां, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। आई डोंट नो हाउ दिस इज हैपनिंग। इसका अगर किसी के पास कोई मुझे समझा सके, यही कहूंगा कि जो कुछ इकोनॉमिक्स में मैंने कॉलेज में पढ़ा था, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना। दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। नहीं दीपक सर, वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, वो बेसिकली वो पाकिस्तान का मिल्क एंड ब्रेड इनिशिएटिव है जो चाइना उसके लिए कर रहा है। तो वो मैं उसको मिल्क एंड ब्रेड इनिशिएटिव कहता हूं पाकिस्तान के लिए। खैर, लेकिन अमेरिका को कहां देख रहे हैं आज आप? और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो पॉलिसीज है इतनी बड़ी डिजास्टर कैसे साबित हुई? वो तो कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा की बात करें, मेगा मागा, लोग पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं। तो ये रिवर्स कैसे हो गया? ये प्रॉब्लम कहां से ये हो गया मेक अमेरिका अलोन अगेन। ये मागा नहीं है, माँ है। अमेरिका अकेला पड़ गया सर। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, एक दो को छोड़ दो, कोई उसको पसंद नहीं करता। जापान भी नाराज हो गया टैरिफ ट्रंप के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया नाराज हो गया। क्वाड में तो यही तो लोग हैं, मैं हूं, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, अमेरिका। कुछ समझ नहीं आता ये चाहता क्या है। जो इसके अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं इसे, जो इसका एक इंटेंशन है कि मैं पैसा कैसे बनाऊं, मेक ट्रंप्स कंपनी रिचेस्ट अगेन। ये इसका आइडिया। पाकिस्तान के साथ क्यों मोहब्बत करता है? वो जिहादी मुनीर को, मुनरिया पिंजड़े वाली को क्यों बुलाता है? कि उसने कहा बलूचिस्तान में आपकी कंपनियां करेंगी, मैं चीनियों को बाहर निकाल दूंगा, कनेडियंस को बाहर निकाल दूंगा, आप वहां पे ढूंढिएगा जो रेयर अर्थ्स हैं और गोल्ड है और तेल है। दिस इज नॉट द वे इंटरनेशनल। सर मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ रबिश इन माय डिप्लोमेटिक करियर, कि एक आदमी सारी दुनिया को रैंसम पे होल्ड। कोर्स यू आर द लीडर ऑफ द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो बाकी देश तो आपके पिट्ठू नहीं है ना सर। हमारा भी तो कुछ सम्मान है, आत्मसम्मान होता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। ये देख नहीं पा रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसने जो कुछ अभी कर रहा है, आने वाले समय में, आई लव दिस कंट्री, आने वाले समय में अमेरिका को बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी।
America is losing friends faster than you can say McDonald Trump. So not McDonald Trump, Donald Trump. दोस्त नहीं है उसका कोई। एग्जैक्टली, अमेरिका इज लूजिंग फ्रेंड्स, मतलब अमेरिका अपने अलाई से ही दूर होता जा रहा है। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ है जो कि यूएस से जुड़ी हुई है। पूर्णिमा जी ने बड़ा कैंपेन वैम्पेन भी चलाया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बहुत उन्होंने मेहनत करी, लेकिन आज उनकी मेहनत पर जो है वो टैरिफ फिर गया है। ये भी एक नया मुहावरा चलिए कह देता हूं कि कहते हैं पानी फिर जाना या तो टैरिफ फिर जाना वाला मामला हो गया है। पूर्णिमा नाथ जी, क्या हो रहा है यूएस में? जो बात वोरा सर कह रहे हैं, ये 4 साल में ये अमेरिका इतना पीछे चला जाएगा, फिर उसको कवर करना आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसका इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका पर नहीं होगा, बाकी कंट्रीज पर भी होगा। ये कोई अगर दुनिया ये मान के चले कि भाई सिर्फ अमेरिका भुगतेगा, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। पूर्णिमा जी। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई अप्रिशिएट इट। Welcome, ma'am. बोरा जी एकदम करेक्ट है। पहले आप 9 साल से मैं कैंपेन कर रही हूँ। एक बात मैं स्पष्ट कहती हूँ, मैं पॉलिटिक्स में थी नहीं ना, पॉलिटिक्स की पी मुझे पता था। डोनाल्ड ट्रंप की जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे मैंने डिग करने शुरू किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैव टू बी वेरी क्लियर, जो रिलेंटलेस अटैक हो रहा था मीडिया का, दैट वाज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। The reason today you have and we also have Donald Trump in the position is because of lot of mishaps by media, by Democrat Party, by the attackers and the paid protesters. ये हुआ है, और मैं डोनाल्ड ट्रंप को उसके लिए दोष नहीं दूंगी, लेकिन आज जो कर रहा है उनका उनका खुद का दोष है। पता नहीं वो खुद सोच रहे हैं कि उनका जो टीम बनाया हुआ है मिलेनियर्स का, वो उनका दिमाग खराब कर दिया। लेकिन मैंने पहले भी एक बात उठाई थी सर, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में खालिस्तानी बैठ गए, पाकिस्तानी बैठ गए, कतारी एजेंट बैठ गए, तो सऊदी एजेंट बैठ गए। सर यहाँ पे इंडिया के लिए क्या होने वाला है? और सिवाय क्रिश्चियन कन्वर्जन, इस्लामिक एजेंडा जो होगा, और एट द एंड ऑफ द डे जो डिस्टेबलाइजेशन चल रहा है और होगा, ये किस लिए होगा? मेरे ख्याल से ये दिस इज नो कोइंसिडेंस। पाकिस्तान की जो उनका बिजनेस चल रहा है, जेक सुलीवान का जो मैसेज आया है, पीटर नावरो का मोदी इज वार कह देना, और उनको एक्चुअली ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग कह देना, दिस इज नो कोइंसिडेंस सर। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ बैड टाइमिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप, आई विल टेल यू, बिकॉज ही थॉट दैट सब लोग जो है ना, सब कंट्रीज जो है ना स्लेव्स है। मैं जो कहूँगा मैं सब सुनेंगे, और मैं सबसे पावरफुल कंट्री की प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, और एज ए प्रेसिडेंट आप सबकी आप बेसिकली सब ट्वीट मैसेज, ट्रूथ मैसेज पढ़िए। इट्स अ हॉरिबल वे ऑफ टॉकिंग दैट मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज इस समय कांग्रेस भी डेसिमेट हो चुका है, उनका कोई आवाज ही नहीं, उनका कोई वॉइस ही नहीं। कोई भी कुछ बोलता है तो डोनाल्ड ट्रंप उनका जो पेड एक्टर्स है, उनका जो पेड अटैक डॉग्स है, उनके पीछे लगा देते कि वो उनको निकालना पड़ेगा उनके पोजीशन से। कोई कुछ कहना नहीं चाहते सर, ऐसा माहौल हो चुका है। दिस इज ए साइन ऑफ फैशिज्म एंड इट इज कमिंग, एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड एट दिस मोमेंट दैट मैंने जिनके लिए कैंपेन किया था, जो शख्स के लिए कैंपेन किया था, जिनके लिए हिंदूज को अपने पार्टी में शामिल कराया था, बोला था ये पार्टीज रेसिस्ट नहीं है, आज वही पार्टीज ब्राह्मण प्रॉफिटियरिंग बोल के हमारे ऊपर टारगेट करवा रहा है। आई एम सॉरी सर, ये दिस इज नॉट द मैन आई कैंपेन फॉर, दिस इज नॉट द आइडियोलॉजी आई कैंपेन फॉर। इसीलिए मैं सीधा प्रिंसिपल में बैठ पा रही हूँ, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पा रही हूँ, आपके साथ ये बात खुल के बता पा रही हूँ सर। यही मेरा प्रॉब्लम है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जैसे लोग जो इंडियन है, इंडियन अमेरिकन है, हिंदूज है, जो हाथ में हिंदुइज्म लेके घूमते, उनके ऊपर टारगेट होने वाला है। और ऑन टॉप ऑफ इट आपने देखा है ब्राह्मण प्रॉफिटियरिज्म। आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे CIA का कुछ चल रहा है, वहाँ पे रेजिम चेंज का एजेंडा चल रहा है? एब्सोल्युटली एंड 100% कुछ चल रहा है, एंड दिस इज इंडियन पीपल हैव टू बी स्केयर्ड अबाउट इट। नहीं, न सिर्फ इंडिया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो कहा जा रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप भाई साहब ने ठगा नहीं। शिवात सर, किसको ठगा किसको नहीं ठगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उनका जो एलन, सबसे पहले एलन मस्क को ठगा। मैं तो लिस्ट लेके बैठा हुआ हूँ। मोदी जी को ठगा, अपने पार्टी की, हमारे जैसे लोग। आप थॉमस मासी को देख लीजिए, कांग्रेसमैन है। एलन मस्क से बड़ा शुभचिंतक कौन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दरमियान कहते हैं फाइनेंशियली भी बड़ी हेल्प करी, सोशल मीडिया से जो करा सो कराई।
जी सर, मैंने आपके प्लेटफॉर्म में भी बताया था कि इलॉन मस्क के सिवा ये डोनाल्ड ट्रंप जीत ही नहीं सकते थे। इम्पॉसिबल था, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज उन्होंने पैसा भी डाला, प्लेटफॉर्म दिया, हमारा आवाज़ को आगे बढ़ाया। हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म था आप बताइए? ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना टिकटॉक था, ना कुछ भी नहीं था। दैट वाज ओनली ट्विटर, दैट वाज ओनली एक्स। तो इलॉन मस्क के सिवा प्रेसिडेंट ट्रम्प कहाँ बैठते? जब भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो गया उनके जी। साथ, बातचीत का प्रॉब्लम हो गया, जाके उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। सो दिस इज नॉट ए साइन ऑफ लीडरशिप, दिस इज नॉट जी ए साइन ऑफ शिवाज सर, जी सर। मैं शिवाज सर, क्या हो गया है राष्ट्रपति ट्रंप को? क्या वो अमेरिका को एक बड़े डेट की तरफ ले जा रहे हैं, 10-20 साल पीछे खींच ले जाएंगे? हाँ देखो, कुछ ऐसा है विवेक कि वो चाहते हैं कि इकोनॉमी को अमेरिका की अच्छा करे, मगर उसका इम्पैक्ट उल्टा हो रहा है, क्योंकि जो इनका तरीका है वो बिल्कुल नाकामयाब होता जा रहा है। ये सच्चाई है कि आज की तारीख में यूएस का जो डेट है वो 37 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि उसका जीडीपी है करीब करीब 31 ट्रिलियन डॉलर, और वो 124%, आपने ठीक बोला। और जिस स्पीड से इनका डेट बढ़ता जा रहा है, 2047 तक ये 200% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। अब हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि मैं इसको कम करूंगा, तो उन्होंने एक प्रकार से टैरिफ लगा दिए। अब टैरिफ का उल्टा इम्पैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है कि अब वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब वो सोचते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूएस में आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग तो यूएस में आएगी नहीं, क्योंकि वहां पर लेबर बहुत कॉस्टली है। और होगा क्या कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहां लोगों में एक प्रकार अशांति आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसके बाद इनका डेट बढ़ता जाएगा। डेट क्या होता है ये लेमैन को पता है। जितना ये अर्न करते हैं रेवेन्यू में, उससे वो ज्यादा खर्चा ज्यादा होता है। स्पेंड करते हैं। तो कहने का मतलब है जो इनकम है यूएस की, उससे 124% ज्यादा ज्यादा एक्सपेंडिचर है। करते हैं। तो सच्चाई है कि जिस प्रकार से आज यूएस चला हुआ है, मुझे लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ये जो अभी 124% है, इससे ज्यादा बढ़ के 130-135 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इनने जो भी टैरिफ की डील, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, क्या वो सक्सेसफुल रहे? उन्होंने प्रेशर में डाल के साउथ कोरिया से किया, जापान से किया, यूके से किया, यूरोपियन यूनियन से किया, इंडोनेशिया से किया। और भारत के ऊपर वो बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि 50% हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, आप हम या रूस से ऑयल लेना बंद करें, अमेरिका से लें, अमेरिका से हथियार ज्यादा लें। और भी रीजन है जो कि हम जानते हैं कि एक प्रकार क्रिप्टो करेंसी की बात थी, कहीं ना कहीं वो लेना चाहते थे श्रेय भारत और पाकिस्तान की युद्ध लड़ाने। जी। मगर ये भी तो होता क्या है, अब जो भारत ने स्टैंड लिया है, अब ये सभी देश सोच रहे हैं कि हम डरने के कारण प्रेशर में डाल के इन्होंने हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया है वो एक तरफा है। अभी आप जापान देखें, उन्होंने जो ट्रेड के लिए एक निगोशिएटिंग टीम भेज रही थी, उसको नहीं भेजा। ऑस्ट्रेलिया भी रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर, इंडोनेशिया भी। मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी अपनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो फॉल्टी है। वो फॉल्टी मुझे नहीं, लगता है काउंटर डिजास्टर प्रोडक्ट पड़ेगी। शिवाज वो सर, लगता है डिजास्टर लग रहा है वो जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है। और मुझे अब समझ में आ रहा है कि असीम मुनीर को क्यों बुलाया था। पूछने के लिए बुलाया होगा कि तू अपनी डेट इकोनॉमी कैसे चला रहा है, मेरे को थोड़ा आइडिया दे दे, मैं भी अपनी अमेरिका की इकोनॉमी कैसे चलाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अब मुझे आ रहा है कि पाकिस्तान को अलाय क्यों बना रहे हैं। विवेक, मैं इसको बड़ा अच्छी तरह बताऊं। देखो क्या बात है, पाकिस्तान के साथ उसको इकोनॉमी का यही है कि पर्सनल इकोनॉमी, उसकी जो फैमिली है वो क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करना चाहती है अमेरिका में। और इसके कारण जो इकोनॉमिक सेंस से जी। पाकिस्तान कुछ कोई बड़ा देश नहीं, उसकी इकोनॉमी तो बहुत कमजोर है, उसको तो डेट बहुत ज्यादा है। 86 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान का डेट है, फॉरेन सर वो रिजर्व 11 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान के लिए डेट शब्द अच्छा नहीं लगता सर। पाकिस्तान इतना बड़ा गड्ढा है कि उसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कूद जाएंगे तो गड्ढा भरा नहीं जा सकता। वो अपनी पूरी इकोनॉमी भी डाल देंगे तो वो गड्ढा नहीं भरा जा सकता है। उस पाकिस्तान को अलाय बना रहे। मैं कार्की सर से एक रिएक्शन ले लूं जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूं। हमारे साथ धीरज कॉल जुड़ गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ है। उसके बाद वोरा सर आपके पास भी आ रहा हूं मैं। कार्की सर, अमेरिका की नीति क्या अमेरिका को एक बड़े डेट के जाल में फंसा रही है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नीति? और ये अभी 4 साल रहने वाले, अभी तो जुम्मा 6 महीने हुआ उनका आए हुए। जी विवेक, पहली बात तो अमेरिका का जो कारण है इतने डेट में पड़ने का, आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया, तो उनका जो वो 4 आना आपने काट लिया, आमदनी 98 है सर, उसमें आपने भी 4 आना काट लिया, बताइए।
इसीलिए काट लिया। जब आप जीडीपी से आगे निकल गए हैं 124% में, तो चवन्नी हो गई है ठंडी के लिए। तो अच्छा, ठीक इसीलिए बात है। एक वो है, और दूसरा ये है कि जो लीडर है उनका, नेशनल लीडर आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप, उसको अपनी पर्सनल फाइनेंसेस नेशनल फाइनेंसेस से ज्यादा प्यारी है। तो एग्जैक्टली। वो अपने परिवार का जो अपना प्रॉफिट ज्यादा देखता है, हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में वो अपना हफ्ता मारने के चक्कर में रहता है, और इसीलिए उसके डील्स उल्टे होते हैं। तीसरा, टैरिफ ठीक है, अमेरिका को एक था कि ट्रेड इम्बैलेंस था, लोग टैरिफ और प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे थे, तो थोड़ा टैरिफ या जो अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं, उससे हो सकता था। लेकिन उसने उसको अपनी इकोनॉमिक जो क्लाउड है या जो ट्रेड है, उसको वेपनाइज किया है। वो उसको एक हथियार के तौर पे लोगों को डराने के लिए किया है। इंडिया के साथ अगर ट्रेड इम्बैलेंस था, उसके ऊपर से जो एडिशनल पेनल्टी आपने ऑयल के लिए लगाई है, ये आप खिचड़ी बना रहे हैं। और तीसरा, उसके साथ आप जियोपॉलिटिक्स को, अपने इंटरेस्ट को भी मिक्स कर रहे हैं, और उसमें आपको ये समझ में नहीं आया कि मेरा फोकस अपने पर्सनल फाइनेंस पे है, जैसे क्रिप्टो पाकिस्तान ने दे दिया, या आपके देश की मैंने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए टैरिफ्स लाने चाहिए, जो कि लीगल है कि नहीं वो अलग बात है, या फिर तीसरा कि इसमें से मेरे को कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, और चौथा कि मैं जब कह रहा था कि मेरे को नोबेल प्राइज दे दो, मैंने सीज फायर करा, आपने क्यों नहीं करा है। जब आपका जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हेड है वो खुद ही इतना कंफ्यूज्ड है, और उसके जो फोकस एरियाज इतने डिफ्यूज्ड है, तो नेचुरली इम्प्लीमेंटेशन में ये प्रॉब्लम आएंगी ही। और दूसरा, एक एडवाइजर्स का जो ग्रुप होता है, अगर आप सारे इंस्टीट्यूशंस में अपने यसमैन को भर दें, और यसमैन भी ऐसे जिनकी क्वालिफिकेशन वो नहीं होती है कि उनकी काबिलियत क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उस फील्ड में उनकी डोमेन नॉलेज क्या है, नहीं, कौन कितना उनका तारीफ मुंह के सामने कर दे, वो आ जाएगा। अभी आप इंडिया में जो एम्बेसडर वो भेज रहे हैं, वो आदमी कहते हैं कई बार उनका खाना भी बनाता था, और उनकी पार्टियों में वो कॉस्ट्यूम पहन के आता था जब उनके प्रमोशनल्स चल रहे थे। तो एक इंडिया जैसा साउथ एशिया, और उसमें उसको बाकी देश भी शामिल कर दिए हैं। जब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया अपने एडवाइजर्स का और अपने क्लोज ग्रुप का ये होगा, फिर तो वही है जो कहानी थी, द किंग विद नो क्लोथ्स। किसी को हिम्मत नहीं है बताने की कि साहब आप गलत कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। जैसे एलॉन मस्क का ये, आप जब सबसे नजदीक वाले आदमी ने कुछ बोला है तो सुन लो, नहीं उसको निकाल देंगे आप, फेडरल ट्रेजरी वालों को आप निकाल नहीं, देते हैं। जो अच्छा जहां अच्छा जहां बोल रहे चाहे- हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, जो आप दूसरे देशों को जो बेहतरीन बेहतरीन गालियां दे सकते हैं, उनको बड़ा उनकी टीम में जगह मिला। पीट नवारो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम उभर कर सामने आया है। नवारो साहब बड़ा टर्मिनोलॉजी बड़ा नया नया लेकर आ रहे हैं। कभी मोदी वॉर कहेंगे, कभी बोस्टन ब्राह्मण्स का जिक्र करेंगे। ब्राह्मण का जिक्र किया था, लेकिन वो दरअसल मामला बोस्टन ब्राह्मण्स का था। कल को मुझे लगता है नवारो साहब अब ये ना आकर कह दें कि भाई टॉम एंड जेरी में जो लड़ाई हो रही है वो भी मोदी की वजह से हो रही है, क्योंकि भारत में ये टून बहुत देखा जाता है, इसलिए इनको रेवेन्यू बहुत मिल रहा है, इसलिए कार्टून आपस में लड़ रहे हैं। तो ये कमाल की मंडली बनाई है, मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए ये बहुत कम है। ये एक्सेप्शनल मंडली बनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन ये जो इकोनॉमी है अमेरिका की, मैं कॉल साहब से समझना चाहूंगा, मैं इसका जो ये टैरिफ का जो वॉर है, जो टैरिफ को वेपनाइज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सेटबैक यूएस के लिए कितना बड़ा होगा और कितना खतरनाक होगा? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपके पैनलिस्ट को मैंने सुना, और एम्बेसडर वोरा भी हैं। आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम एवरीबॉडी, सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपने कई सारे पॉइंट्स ऑलरेडी फाइनेंस के टच कर दिए, तो मैं क्विकली समराइज करता हूं आप ही के दर्शकों के लिए। देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी हम लोग सब जानते हैं, तकरीबन हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो तकरीबन 121 है। 2020 में हमने अराउंड $8 ट्रिलियन प्रिंट किए थे विदाउट एनी गोल्ड सरप्लस। वो सबसे ऊपर पहुंच गया था, 130 हो गया था डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जो कि बहुत ही खतरनाक है। जैसे ही आप 100 से ऊपर जाते हैं, आप कर्ज में डूबते रहते हैं। मैं खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलॉन मस्क सपोर्टर, ही इज लाइक अ रोल मॉडल टू मी, मैं हूं। और बहुत डिसअपॉइंटिंग है, उन्होंने एक बहुत मेहनत की। जिस स्टेट में मैं इस टाइम बैठा हूं, पेंसिल्वेनिया, मैं पर्सनली इन्वॉल्व था उनके साथ इनडायरेक्टली काम करने में, मस्क के डाटा स्क्रीनिंग के अंदर। और हमने कई पॉइंट्स आप ही के शो पे पहले बहुत बारी बताए हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि हम कर्ज के कंगाल में घुसे जा रहे हैं। हर अमेरिकी के ऊपर $116,000 का कर्ज है। मेरा बेटा 1.5 साल का है, उसके ऊपर भी है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। हमारे पास हेल्थ केयर के, सोशल सिक्योरिटी के पैसे इवॉपरेट हो रहे हैं, हमारा हेल्थ केयर क्रैश हो रहा है।
और इन्हीं कुछ मुद्दों के ऊपर स्विंग वोटर्स, जिस स्टेट में मैं इस टाइम बैठा हूं पेंसिल्वेनिया, उन्होंने ट्रंप को जिताया, क्योंकि दूसरा हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन इलॉन मस्क ने, आपने देखा, बहुत मेहनत करी, अपनी कंपनी के शेयर्स को डुबाया, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बावजूद उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसको गार्बेज में फेंक दिया गया। इस टाइम हम और डेप्ट बोरो कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। डॉलर हेजेमनी जिसके खिलाफ ब्रिक्स काम कर रहा है, और अब आपने रिसेंटली देखा क्या हुआ, वो हमारे लिए सबसे खतरनाक खतरे की घंटी है। क्योंकि जैसे कि एम्बेसडर भी जानते हैं कि 60-70s के अंदर गोल्ड को हटा दिया गया एज अ रिजर्व, और आप जितना मर्जी प्रिंट करिए, वो बड़ा खतरनाक दौर था। हमारे पास मोनोपोली है डॉलर की, जिसके ऊपर खतरा आ रहा है। पेनिट्रेशन में नंबर्स में हूं, 89% ड्रॉप हो, मतलब 89% पे है, जो अराउंड 96 to 98% होता था आज से 15 साल पहले। डेब्ट टू जीडीपी रेशो 2007 के अंदर 64 था, आज 120। मतलब पिछले 20 साल, 20 भी नहीं, 18 साल में हमने अनरियलिस्टिक डॉलर प्रिंट किए हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो डेफिनेटली ट्रबल में है। तो इसीलिए ये आपके पॉइंट्स में 100% टोटली एग्री करता हूं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्यूमेन और टैरिफ, उसको इन डेप्थ पे जाने बगैर टैरिफ के डिसीजन, मैं एक पॉइंट बताता हूं। टैरिफ के मैं वेपनाइजेशन को उसी, मैं समझना चाह रहा हूं। हाँ, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था, गिव मी अ सेकंड। ये जो टैरिफ्स हमने लगाए हैं, इससे आज की डेट में हमारी इन्फ्लेशन 2.9 है, अगर आप नंबर्स में जाएंगे सीपीआई, और टैरिफ की वजह से 0.5% यहाँ की इन्फ्लेशन राइज होगी। यहाँ पे एक होता है जो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट नंबर्स होते हैं, आप सब जानते हैं, और एक होता है जब आप टमाटर प्याज खरीदने जाते हैं, वो इन्फ्लेशन नंबर इस टाइम तकरीबन 6 से 7% है। अमेरिकन ड्रीम जिसके बेस पे ट्रंप जीत के आए थे, वो एक बहुत दूर की कौड़ी हो चुकी है। आज की डेट में एक मीडियन हाउस होल्ड इनकम के लिए घर तो भूल दीजिए, एक एवरेज टोयोटा करोला खरीदना भी बहुत मुश्किल है। ये अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी है। गन वायलेंस हो रहा है, वोरा जी ने बिल्कुल सही बात बोली। टैरिफ्स की वजह से हमारे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे जो छोटे भाई ये कनाडा और मेक्सिको, उनसे लड़ाई मोल ले ली। यूरोपियन यूनियन पे इस टाइम हमने कितना 17% का वन वे लगा रखा है। जापान के साथ हम प्रॉब्लम करें, और इंडिया के साथ जो कि बड़ा ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर था, इसके ऊपर मैं नहीं बोल रहा, यहाँ के सेनेटर्स, यहाँ के डिप्लोमेट्स, यहाँ का थिंक टैंक इस पे बहुत तेजी से बात कर रहा है। जोक्स अपार्ट, इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल बॉर्न सर, एससीओ से जो तस्वीर गई है, वो उस तस्वीर ने व्हाइट हाउस में हाहाकार मचा दिया है, और उनको भी परेशान कर दिया है, जो इंडिया यूएस टाइज के लिए 25 सालों से 30 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, जो इंडिया यूएस को नजदीक लाने के लिए काम कर रहे थे लगातार। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत कंसर्न है। लेकिन एक पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा, जैसे अभी रिसेंटली कन्वर्सेशंस में पुतिन ने बोला था कि जो देखिए, अमेरिका और इंडिया का जो सरप्लस ट्रेड है वो तकरीबन 48 बिलियन का है। और अगर आप रशिया के नंबर्स देखें, इंडिया और रशिया का जो सरप्लस ट्रेड है, इंडिया डेप्ट में है, मतलब हम लोग उनसे काफी सारा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। 58 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ। हमारा ट्रेड डेफिसिट सऊदी के साथ है। 38 बिलियन हमारा, भारत की बात करें तो उसके साथ है, इराक के साथ है, और तो और अगर आप जाएंगे तो यूएई के साथ भी है। तो क्या ऐसे देश हमारा जो एक्सपोर्टेड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं? पुतिन ने ऑफर किया था, तो कुछ ना कुछ ऑफसेट होगा। लेकिन चाइना के साथ भारत का एक ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। क्या चाइना अपने बाजार को खोलेगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसके ऊपर मुझे लगता है भारत सरकार डेफिनेटली बात कर रही होगी या करेगी, जो कि एब्सोल्युटली 85 इस पर एक बार अलग से बात करेंगे हम लोग। इस पर वाकई आप इस पर एक बार अलग से चर्चा करेंगे, अलग से डिबेट करेंगे। चाइना इंडिया ट्रेड डेफिसिट, जी, मैं इस पर एक बार अलग से शो करेंगे, जो ओवरऑल वर्ल्ड में जो व्यापार हो रहा है उसको, उसके प्रोस्पेक्ट में। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रेड डेफिसिट बाकी देशों के साथ है, मुझे लगता है ट्रेड डेफिसिट वाली बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो कहानी मैं देख रहा हूं, उसमें हिंदू धर्म में एक कहानी बड़ी प्रचलित है, कथा बहुत प्रचलित है, जो मुझे याद आती है। वो कथा कुछ यूं है कि एक बार एक असुर ने बड़ी तपस्या की। असुर मतलब राक्षस ने। मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, दर्शक इसे किसी के साथ जोड़े ना। तो उस राक्षस ने इतनी तपस्या की महादेव की, कि महादेव प्रकट हुए, देवादिदेव महादेव। उन्होंने कहा, भाई क्या चाहिए तुम्हें? बोला, मुझे बहुत ताकत चाहिए, इतनी ताकत चाहिए कि मेरे सामने कोई टिक ना पाए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कैसी ताकत चाहिए, मतलब क्या चाहते हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। तो महादेव जी ने कहा कि भाई जाइए, आपको ये
दिया जाता है, तथास्तु एवं अस्तु, दे दिया उन्होंने वरदान, तो उन्होंने कहा पहले तुम्हें ही भस्म करूंगा, पहले तुम पर चेक करूंगा। तो फिर देवताओं ने जुगत लगाकर उनके ही ऊपर उनका हाथ रखवा दिया, तो जिनको वरदान मिला तो वो खुद हाथ सिर पर रख के नाचने लग गए, तो खुद ही भस्म हो गए। मुझे लगता है इतनी ताकत मिलने के बाद एक ऐसी कंट्री जो वर्ल्ड में सुपर पावर, आप उसको और पावरफुल कर सकते हैं। आपने खुद को भस्म करने का फैसला कर लिया अपनी ताकत से, और इससे फिट और बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता है अमेरिका के लिए कि वो अपनी इकोनॉमी के लिए क्या कर रहा है। वोरा सर, आपने इतनी अच्छी तरह से इसका वर्णन किया, मैं क्या आगे ऐड कर सकता हूँ? सिर्फ ये कि जो अमेरिका जहां मैं रहा था 82 टू 85, ये वो अमेरिका अब नहीं रहा है सर। अब तो जाने में भी डर लगता है। महंगाई बहुत हो रही है, जैसा आपने कहा, डेट उनका बहुत बढ़ रहा है, गरीब लोग बहुत हैं, सड़कों पे लोग सोते हैं, घर नहीं है। और ये जो ब्राह्मण्स की बात करता है, ये इसके अपने देश में है। ये क्या नाम था इसका? बिजारो पीट नहीं, नवारो क्या कैरेक्टर है सर, ये क्या है? ये हाँ, ये पीट बिजार आदमी है ना, बिजारो नहीं, पीट क्या क्या है इसका पूरा नाम? मैं जानता नहीं, खैर जो भी है, पीट मारो मारो कुछ ना मारो, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। तो ये जो बकवास कर रहा है वहां पर बैठा हुआ, ही हैज नो आइडिया। उससे पूछोगे ना भारत कहाँ है, पता है आपको क्या बोलेगा? हाँ हाँ वही तो है ना, अर्जेंटीना के साथ। दैट इज हिज लेवल ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस अबाउट एनीथिंग हैपनिंग। बट ये जो बात कर रहा है, ये ट्रम्प से पूछे बिना नहीं कर रहा। ये वही कहता है जो ये सोचता है ट्रम्प सुनना चाहता है। इसको एको चैम्बर कहते हैं। ये वही कहेगा कि ट्रम्प सुनना चाहता है कि भारत अब बिस्तर में घुस गया है विद चाइना एंड रशिया। और ट्रम्प साहब किसके साथ बिस्तर में है? पिंजड़े वाली मुनरिया के साथ। वो नहीं बोलेगा पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे शैन अच्छा देश है, महान आतंक तो देश। कभी करता नहीं है। ये तो माय डार्लिंग, क्या नाम उसका, पिंजड़े वाली मुनरिया, तू आजा, मैं तेरे को। अरे बाय द वे, व्हाइट हाउस में सर, आप तो अमेरिका में रहते हैं, तो आपको मालूम है ना वहां का मेन्यू क्या था? कौन साहब, जब वहां पे उसको भोजन खिलाया था, मैं बता देता हूँ, मेरे दोस्तों ने भेजा है सर। उसको खिलाया गया था जिहादी बिरयानी, आत्मघाती आलू, विस्फोटक वाइन, हुरी हलवा, डेडली दाल, टेररिस्ट ऑयल और आतंकी अचार। ये ट्रम्प साहब ने खिलाया था पिंजड़े वाली मुनरिया को। I mean, what are we talking about? It's becoming worse than Pakistan, जिसका डेट तो है ही और कोई होप नहीं है। The one thing that I used to admire about Americans was आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब वो डगमगा रहा है सर, वो नहीं है। बिकॉज जहां जाते हैं दे आर नॉट लाइक्ड, ये सीधी बात है। और मैसेज जो शंघाई से गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तियानजिन से गया है कि जितना सता लो सताना है, अब ये बाकी तीन ही का। आई डोंट ट्रस्ट चाइना, नोबडी ट्रस्ट चाइना, नहीं, रशिया इवन आई डोंट कोई नहीं ट्रस्ट करता। लेकिन इकोनॉमिक मैटर्स में अगर हम अपने आपस में सुधार सकते हैं, रुपये में ट्रेड करें, रूबल में ट्रेड करें, युआन में ट्रेड करें, तो अमेरिका को इसका असर पड़ेगा। आई थिंक वो घबरा गया है। और मेरा अपना मानना है सर, इसी महीने में, आई प्रे दैट आई एम राइट, बट समटाइम्स आई फील आई मे बी रॉन्ग, ट्रम्प साहब रोल बैक करेंगे जो टैरिफ। आज टुडे 2 तारीख है, हमारा एक मिलिट्री कंटिजेंट अलास्का में पहुंच गया है फॉर युद्ध अभ्यास 2025, जो हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। सो कई चीजें पॉलिटिकली इसने बर्बाद कर दी है, बट इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, एजुकेशन में, हेल्थ में, स्पेस में हमारी कोऑपरेशन चल रही है। उसको ये हाथ नहीं लगाएगा। बस ये सिर्फ टैरिफ टैरिफ टैरिफ, वो होता है ना, तारीफ पे तारीफ करता रहता है ये सारी दुनिया की। नहीं, लेकिन सर मैं कुछ चीज़ों को फॉलो भी कर रहा हूँ ऑन अ सीरियस नोट की वहाँ की मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं, वेस्टर्न मीडिया में, जो वेनम स्प्रेड कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, कह रहे हैं इनके जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं उनको कैंसिल कर दो, इनके साथ जो आईटी हम आउटसोर्स करते हैं उसको बंद कर दो। इंडिया को एड तो वो पहले ही बंद कर चुके हैं, जो भी एड आता था एनजीओ वगैरह के लिए। इसके अलावा जो भी हेल्प दी जा रही है, जो भी बिजनेस हो रहे हैं, उसको फौरन बंद कर दो। इस तरह की बातें चल रही हैं ट्रम्प के सपोर्ट में। पता नहीं वो जी कुछ मीडिया हाउसेज में, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। हाँ, आई अंडरस्टैंड, ये खतरनाक चीज है। कितनी सारी अमेरिकन कंपनीज ने भारत में इन्वेस्ट किया है, इसलिए नहीं कि उनको हमारे दाल चावल या पूरी छोले पसंद है, पैसा बनता है ना सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है इंडिया में, दैट्स व्हाई दे हैव इन्वेस्टेड हियर। इसलिए तो चीनी कह रहे हैं हम भी आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमने कहा रुक जाओ टाइगर, अमेरिका इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर हियर, दे टेकिंग बैक द मनी, हम रोकते नहीं है उसको सर। तो वो मारेंगे इसको, डोनाल्ड ट्रंप को। अरे वहां से हमको निकाल दिया, चीन हमको घुसने नहीं देता, यूरोप से हमसे वैसे ही नफरत करता है, रूस में हम जा नहीं सकते, जाएंगे कहाँ? 140 करोड़ का मार्केट कहाँ मिलेगा? ट्रंप को कुछ आइडिया नहीं है, वही खरीदेगा इनका सामान। अमेरिका में 34 करोड़ लोग हैं, कितना कुछ खरीद लेंगे? 34 करोड़ गाड़ियां बनाओगे तो हर रोज एक गाड़ी खरीदेगा कोई?
द रियलिटी इज दैट वी आर अ वेरी बिग मार्केट, और जिन अमेरिकन कंपनीज ने यहाँ इन्वेस्ट किया है वो भी मुखालफत करेंगे। बाकी अखबार वाले जो लिखना चाहते हैं ट्रम्प को खुश करने के लिए लिखो, बंद कर दो। हमारा आईटी कहाँ से लोगे? पाकिस्तान से लोगे? दुनिया का पहला वायरस तो पाकिस्तान में निकला था, अब दूसरा वायरस है मुनरिया। सो दिस इज समथिंग दैट कोई ना कोई तो इसको समझा सकेगा, आई होप, अगर ये सुनना चाहता है। आई डोंट सी एनी साइंस ऑफ इट इस समय, पर कोई ना कोई इसको जरूर बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं। हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड, एज द मैन हु डिस्ट्रॉयड अमेरिका, या फिर जिसने अमेरिका को फिर से महान बनाया? ये फैसला ट्रंप साहब को करना है। क्या कोई पॉसिबिलिटी दिखती है आपको सिवात सर? हाँ देखो, ये सच्चाई है विवेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को एक बात समझ नहीं आ रही कि जब वो जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। आज भारत जो उसका सबसे करीबी देश था, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, हम नेचुरल राय हैं, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। 2000 के बाद रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी। भारत अकेला देश है जिसके साथ उसने 4 फाउंडेशन बेसिक एग्रीमेंट साइन किए हैं, चाहे वो कोमकासा था, लीमियो था, आपका जियोसेमाई था या बेका था। मतलब कि आप इंटेलिजेंस भी शेयर कर सकते हो, टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकते हो, और एक दूसरे के पोर्ट। आज उसने जीरो कर दिया। आज एक अच्छे दोस्त को इन्होंने दुश्मन बना लिया। आज एक अच्छा दोस्त जो कि उसको मदद देता चीन से, एक प्रकार से जो एडवर्सरी है सबसे बड़ी, उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में उसने धकेल दिया चीन और रूस की तरफ। मुझे लगता है इससे बड़ी क्या मूर्खता हो सकती है। और बात आती है जब हमारे और अमेरिका की ट्रेड, मैं मानता हूं 132 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और 90 करीब बिलियन डॉलर भारत वहां पर एक्सपोर्ट करता है, और जो अमेरिका है वो करीब करीब 42 से 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है भारत के तरफ। हाँ, हम मान रहे हैं, हम कहते हैं हम हथियार खरीदेंगे आपसे, हम ऑयल लेंगे, मगर ये क्या तरीका, 50% आप टैरिफ लगाते हो, एक दोस्त को आपने एडवर्सरी की तरह ट्रीट किया है। 50% तो किसी पे लगा नहीं, एक ब्राजील के अलावा। तो ऐसा हुआ कि अब होगा क्या? अब आप बात सभी कर रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खता से आज उसने एक अच्छे दोस्त को कर दिया। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, एक बहुत बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ की जो मार्केट जो दीपक बोरा साहब बता रहे थे, आज आपने उसको छोड़ दिया है। तो ये सच्चाई है कि नया मल्टीलैटरल वर्ल्ड जो आ रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड के बजाय जियो इकोनॉमिक्स को भूल के उन्होंने एक प्रकार जो कार्रवाई के, मैं 2 चीजें और बोलूंगा विवेक, वो किस प्रकार से कर रहे हैं कि डेट को कंट्रोल, वो सोचते हैं क्योंकि डॉलर जो है एक इंटरनेशनल करेंसी है, तो वो प्रिंट करते रहते हैं। उससे क्या होगा, एक जो इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम में, इनका जो डेट है और बढ़ेगा। और अगर आने वाले टाइम में ब्रिक्स ने अपनी पैरेलल एक प्रकार से करेंसी कर दी जो है, या आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो ये जो माला माल है, जो कि डॉलर की आज की तारीख में लोग समझते हैं कि डॉलर बहुत जरूरी है, उसकी अहमियत कम होगी, इसका डेट और बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने बहुत ही भारी पड़ेंगे यूएस को, बिना सोचे समझे। क्यों? अगर आप भारत के साथ बात करते, आप, मुझे लगता है कोई सोल्यूशन पहुंच सकते थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो बदल जाए, रिश्ते दोबारा आ सकते। क्यों? क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली इतने आपके गहरे रिश्ते एक डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ी खराब हो सकते और होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये 25-30 साल में एक प्रकार से धीरे धीरे बढ़े हैं, और आज हम उस कगार पे हैं कि आज हम जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। तो मुझे लगता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, वो इकोनॉमी को नहीं समझ रहे, वो अपने पर्सनल जो इकोनॉमी, अपना पर्सनल गेन, उसके कारण वो अपनी इकोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उनको चाहिए क्रिप्टो करेंसी, उनको चाहिए कि कोई कहे कि वो एक प्रकार नोबेल पीस प्राइज। वो 6 देश की कहते हैं लड़ाई रुकवा सके, रुवांडा की, कोंगो की, कंबोडिया, थाईलैंड की, अजरबैजान, आर्मेनिया की और भारत की। और वो कह रहे हैं कि वो रशिया यूक्रेन की भी और गाजा और आपकी रुकवाएंगे इजराइल। रशिया यूक्रेन की लड़ाई तो क्या ही रुकवाएंगे, अभी पुतिन ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, और रूस ने चीन और भारत का शांति प्रक्रिया में साथ देने के लिए शुक्रिया अदा कर दिया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। तो ये तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को बहुत जोरदार झटका लगा रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से। मैं कार्की सर की तरफ जा रहा हूं। कार्की सर,
आखिर अब ऑप्शन क्या है अमेरिका के पास या भारत के पास? भारत क्या वेट एंड वॉच करे और ये जो टाइम जब तक जैसे जा रहा है उसको पास करे? देखिए विवेक, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रम्प आज कर रहे हैं ये ट्रम्प की करनी नहीं है, ये अमेरिकन सिस्टम की करनी है कि वो इतनी बड़ी महाशक्ति होके दो पार्टियां उनके पास एक ऐसा आदमी नहीं था दोनों पार्टियों में जो कि उस देश को अपनी जो उसकी करंट चैलेंजेस है उसमें ठीक से लीडरशिप दे सके। तो ये ट्रम्प जो आया है एक फिनोमेना, ये उस पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी इनेबिलिटी या उसकी जो अभी गिरे हुए स्टैंडर्ड्स हैं उनके ये दोनों रिप्रेजेंटेड है। उधर बाइडेन को कुछ समझ में नहीं आता था, इधर इनको समझाना मुश्किल है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों आई? क्या वहां पे पढ़े लिखे अच्छे लोग नहीं है? चलिए वो बात अभी खत्म हो गई। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, आगे अभी इंडिया को क्या करना है। देखिए अभी चेंज ये आया है कि अभी तक इंडिया अमेरिका के जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको रिएक्ट कर रहा था, टैरिफ पे रिएक्ट कर रहा था, उससे कंसेशन बोलो या उनसे जो डिस्कशन के लिए अपने प्रपोजल रखा था वो एक्ट कर रहा था। जब से एससीओ में इंडिया ने अपने कार्ड्स खेले हैं, अब अमेरिका जो है वो इस पर रिएक्ट करेगा। और अब जो प्रोबेबल जो बोलते हैं बॉल इज इन द यूएस कोर्ट, अभी उसको सोचना है कि क्या वो इंडिया को जो उसने धक्का मार के चीन और रूस के साथ जो उन्होंने एक सफल एससीओ समिट करा दी उसका श्रेय भी ट्रंप को जाता है। तो अब उसके बाद अब ट्रंप क्या करेंगे आगे? क्या इसको और डबल डाउन करेंगे? वो डबल डाउन करके पुश नहीं कर रहे हैं, वो तो दिख गया 2 दिन में। अभी वहां पे सॉलिड कॉन्फेडरेशन उनके आपस में डिस्कशन हो रहे हैं और जो वहां पे एक सेन वॉइसेस हैं, जो समझदार लोग हैं, वो शायद उस एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं कि आप कहीं गए। नवेरो की आवाज सुन लीजिए आप, नवेरो भी थोड़े शांत हो गए हैं ब्राह्मण के बाद, वो भी उनके सुर बदलने लग गए हैं। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बोलते हैं कि इंडिया और यूएस के इससे अच्छे संबंध कभी हुए ही नहीं थे। मतलब एक विरोधाभास है अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और जो आवाजें शांति की है, दोस्ती की है, अमन की है और इकोनॉमिक विजडम की है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा बहुत उनको रोक सकेंगी। अभी जो है जो होगा अगले साल जब ये कांग्रेस के इलेक्शन होंगे उसमें जब तक ट्रम्प ने इतनी गड़बड़ियां कर दी होंगी कि शायद इनके इम्पीचमेंट के चांस भी आ जाए, या जो भी हो, अगर वहां पे डेमोक्रेट्स ज्यादा नंबर में आ जाएंगे तो ये जो रिपब्लिकन्स का ये बिना ड्राइवर का बुलडोजर चल रहा है इस पे थोड़ी रोक लगेगी। और इंडिया ने बहुत अच्छा किया, तो अमेरिकियों के कोई लिए गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है, अपनी शालीनता रखी है, अपनी मर्यादा रखी है, लेकिन अपनी ताकत दिखा दी है। अब ट्रम्प के ये ऊपर भाई साहब आए थे मेक अमेरिका पब्लिक ग्रेट के अगेन ऊपर है। करने के लिए कारकी सर, ये नीम हकीम खतरे जान हो गए। अभी जो है वो अमेरिकियों को ही भारी पड़ने वाले हैं। कॉल साहब करेंगे, बताएंगे अब कॉल साहब की क्या उपाय करने वाले हैं। कुछ डेटा वेटा कुछ जोड़ घटाव किए होंगे कॉल साहब। क्या कॉल साहब लग रहा है कुछ है इनका, कुछ ट्रीटमेंट बचा है अमेरिका के पास, या बस 4 साल तबाही बर्बादी के ही होने वाले अब? देखिए, मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूं। एज अ ह्यूमन बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से आप ट्रेवल नहीं कर सकते, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू मैटर। तो यही कहानी है, इंडिया यूएस रिलेशनशिप बिल्कुल वापस ट्रैक में आएगा। इसमें 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। मैं तो ये बोलूंगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। डिफरेंट अपने रिलेशनशिप को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करके रखा है। डिफेंस का अलग है, जियोपॉलिटिक्स का अलग है, ट्रेड का अलग है, अभी क्रिप्टो का भी भारत के अंदर जो आ रहा है वो अलग है, और एआई जिस सेक्टर में मैं इन्वॉल्व हूं वो इन सबसे बड़ा है। ये बात आज भारत में भी अमेरिका में भी लोगों को समझ नहीं आ रही कितना बड़ा मेरा रोज का यही काम है। और मैं आपको फिर बताता हूं, जो एआई का डिसरप्शन है, सुनामी का महासुनामी है। बहुत डिसरप्शन अमेरिका में हो रहा है, भारत में भी होगा, चाइना में भी होगा। और इससे पॉजिटिव निकलने के लिए जो माइंड, जो टेक बैकग्राउंड के लोग चाहिए, उसका बिगेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रीशियस मटेरियल क्या एक्सपोर्ट का ह्यूमन कैपिटल, एंड दैट टू इंटेलेक्ट। इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। कुछ लोग ट्रम्प के प्यार में इस कदर पागल हो गए, वो कह रहे हैं आईटी का आउटसोर्स कंप्लीट बंद कर दो। ये आप बिजली बंद करके अपना स्टूडियो चला लेंगे? कैन यू रन योर स्टूडियो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? ये उस तरीके की स्टूपिड बात करने वाली बात है। देखिए, मैं आपको फिर बता, आपके साथ डिफेंस के लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए साइबर वॉरफेयर क्या है, स्पेस वॉरफेयर क्या है, एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर क्या है, जैमिंग, ये बता देंगे।
उसके अंदर एआई का रोल, पैलेंटियर इज द नेम ऑफ अ कंपनी, मैं इन्वेस्टर हूं, सो आई डोंट वांट टू रिक्लेम इट। $5 का स्टॉक था आज से 2022 के अंदर जब मैंने लिया, अभी 150 का है। वी शुड नॉट गो इनटू रंबल। एनवीडिया का एक होता है फैक्ट पे बात करना, एक होता है लाला लैंड में रहना। फैक्ट ये है कि भारत का रोल एआई ग्रोथ के अंदर एसेंशियल है, उससे आप दो राय नहीं कर सकते। और एक लास्ट बात बताऊंगा, इससे पहले आप स्विच कर ले। चाइना इज नंबर 1 इन रोबोटिक्स, ये हमारे लिए अमेरिका में खतरे की घंटी है, और 19-20 का फर्क रह गया है एआई के अंदर। जहां पे भारत का सपोर्ट जाएगा वो एआई रेस को लीड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाइना का भी पर्सनल इंटरेस्ट है कि भारत के साथ जो टेक का टैलेंट है वो चाइना, और चाइना की मीन एवरेज सैलरीज आपको पता है, मेरे खुद के जानकार लोग $2-2 मिलियन के पैकेज पे बीजिंग जा रहे हैं काम करने। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? चाइना इज गिविंग द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन नॉट इमेजिन फॉर टैलेंट। मैं लोगों को जानता हूं जो $100 मिलियन के पैकेजेस में एआई पीएचडी रिसर्चर्स हैं, यहां पे $100 मिलियन फॉर 5 इयर्स। कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? ये देखिए, एक होता है साइंस, एक होता है ये जियोपॉलिटिक्स। साइंस को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ग्रेविटी है धरती पे रहेगी, इसको आप कोई भी आ जाए उसको नहीं चेंज कर सकता। एआई इंडिया का एक डोमेन है जिसको आप जी। डिसरप्ट नहीं कर सकते। जी। टेक यूएस का एक डोमेन है जिसको आप डिसरप्ट नहीं कर सकते, और ये सब जानते हैं। अमेरिका इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक। हमारा पैसा, हमारी जॉब्स वहीं से क्रिएट होती है, फार्मिंग से नहीं आती। ना हमारे सेब सस्ते बेचने से आ जाएगा, ना मैं यहाँ पे कोई टायर बनाऊंगा उससे हमारा कोई ग्रोथ आएगा। जी। वर्ल्ड इज कनेक्टेड, जितना वर्ल्ड को डिसरप्ट करेंगे, इट्स ऑक्सीमोरॉन। नहीं, हर आपने बड़ा कंट्री की एक इंटरेस्टिंग डिपेंडेंस है, ये बात जी। सही है, ये बिल्कुल सही बात है। एसेंशियल सेक्टर में आपको इंडिपेंडेंस आपने चाहिए। जो रेयर अर्थ उसका एक जी। एसेंशियल पॉइंट है। सुनिए, जी, रेयर जल्दी से अर्थ पे प्लीज। चाइना को क्रेडिट दीजिए। 96%, 60% चाइना के पास है, 90% रिफाइनरी चाइना के पास। पूरा वर्ल्ड सो रहा था जब वो लोग जाग रहे थे, उन्होंने मेहनत करी। जितने मर्जी दुश्मनी आप कर लीजिए, डबल काम किया, कंट्री एक साथ उठ के गई। कोई ये पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर नीचे गेम तांडव वांडव नहीं करती वहां पे। देयर इज अ रीजन चाइना इज अहेड 20 इयर्स, 15 इयर्स आपने कहा कि भाई इंडिया एंड यूएस के भी आगे। आप किस दुनिया में हमें उनसे रहते हैं? सीखना डोनाल्ड चाहिए। ट्रंप के लिए We सवाल should बड़ा learn अच्छा है from them. कौल साहब। डोनाल्ड ट्रंप लाला We should लैंड learn में ही from रह them. रहे हैं जैसा लग रहा है, और लाला लैंड की कहानियां उनको उनके जो मंडली के लोगों को सुना रहे हैं। आप मेरी बात लिखित में ले लीजिए। ये मैं टैरिफ आपकी चले बात जाएंगे 3 से लिखित 6 में, महीने मैं आपकी मैक्सिमम। बात को सिग्नेचर करके सर्टिफाइड करके ले रहा हूं। और बताइए, लेकिन बात यह कि ये डोनाल्ड ट्रंप को कौन sustainable समझाए? नहीं है। बिल्ली के गले में घंटी वो- बांधेगा कौन? देखिए, वो निगोशिएटर है। निगोशिएटर का मकसद बैक एंड फोर्थ होता है। बैक एंड फोर्थ, ठीक है back सर, and forth, देखते हैं। back and चलिए, forth. This is what मैं he तो does. अगर डोनाल्ड ट्रंप को भेज पाता तो मैं एक गाना भेज देता। हिंदी फिल्म का बड़ा मशहूर गाना है कि भाई अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या थोड़ी वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? तो आप सोचिए भैया ट्रंप साहब कि आपका क्या होगा। तब तक मैं लेता हूं एक ब्रेक, और आप सभी मेहमानों को करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में फिलहाल इतना ही।